बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट को देखा था आईआर पे। अब और हमने इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट में देखा था कॉन्जुगेशन क्या करती है, डिक्रीज़ कर देती है आईआर फ्रीक्वेंसी को इन केस जब रेजोनेंस हो रही होगी। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या कर रही होती है, टिल्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड करैक्टर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आईआर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। कोई भी फैक्टर जो सिंगल बॉन्ड करैक्टर को बढ़ा देगा वो क्या करेगा, आईआर फ्रीक्वेंसी को कम कर देगा। इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन हमने देखा कि वो डबल बॉन्ड करैक्टर को बढ़ा रही है, तो वो क्या कर रही थी, आईआर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रही थी। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में किया था। अच्छा, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करने लगे हैं। अब फर्स्ट हमारे पास है CH3 डबल बॉन्ड और NH2 अमाइड है और यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, तो आईआर वैल्यूज़ क्या हो रही है, डिक्रीज होगी रेजोनेंस की वजह से। एक और एग्जांपल लेते हैं हम कीटोन की वैल्यू है 1715। इसमें हम सिर्फ कार्बोनिल को देखेंगे कि कार्बोनिल की वैल्यू यहाँ पे 1715 है और यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड की क्या वैल्यू है 1650 सेंटीमीटर इनवर्स, ये डबल बॉन्ड की वैल्यू है। ठीक है, अब अगर डबल बॉन्ड की और कार्बोनिल की ये वैल्यू फिक्स है, लेकिन जब कार्बोनिल और डबल बॉन्ड रेजोनेंस में आ गए हैं तो क्या होगा, 1650 थी अब 1610 पे आएगी डबल बॉन्ड की पीक। ठीक है, वैसे कार्बोनिल की 1715 थी, अब 1690 पे पीक आएगी। क्यों, व्हेन कार्बोनिल एंड डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन वैल्यू डिक्रीज। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। कॉन्जुगेशन बिटवीन C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड C डिक्रीज द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ ग्रुप। दोनों की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हुई है ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ, क्योंकि ये रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर बन रहा है, इस तरह से चार्ज की इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। और इंक्रीज द सिंगल बॉन्ड करैक्टर, क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड करैक्टर, जिसे मैंने हाईलाइट किया है, सिंगल बॉन्ड करैक्टर बढ़ है इन बोथ ग्रुप, दोनों के अंदर। तो क्या होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, CH3 डबल बॉन्ड और CH2Cl। अब यहाँ पर क्लोरीन जो है वो रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट करता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी, लेकिन हमें पता है यहाँ पे इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। हम यहाँ पे रेजोनेंस को नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट की कंट्रीब्यूशन देखेंगे। और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या कर रहा है, ठीक है, अगर आप कीटोन देखो ना, जैसे कार्बन, ये हमने ऊपर देख रहे हैं ये वाला, इसमें CH3 यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, 1715 थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और क्लोरीन लेके जा रहा है, तो थोड़ा सा बैलेंसिंग हो रही है। तो यहाँ पे 1725 वैल्यू चली गई है, 1715 से 1725 चली गई, क्योंकि क्लोरीन भी लग चुका है साथ। ये मैंने साथ बताया हुआ एल्डिहाइड और कीटोन की वैल्यू ना कंपैरिजन के लिए। क्लोरीन शो इंडक्टिव इफेक्ट, दैट्स वाई नॉट मोर टिल्टिंग टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। क्लोरीन अपना इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू जो है वो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, गोज पॉजिटिव। लेकिन अगर फ्लोरीन लगा है तो गोज मोर पॉजिटिव, वो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ले लेगी और यहाँ पे 1730 आ जाएगा। फ्लोरीन टेक्स डबल बॉन्ड टुवर्ड्स हर, दैट्स वाई वैल्यू हाई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 1730 आल्सो हैव द पीक ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, 1730 पे एल्डिहाइड की भी पीक आ रही होती है। 1730 पे एल्डिहाइड की भी पीक आ रही है, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा, फिर हमारे पास शेप ऑफ पीक होगा। ठीक है, पीक की शेप की बुनियाद पे हम बताएंगे कि एल्डिहाइड की कौन सी होगी और इसकी कौन सी होगी। अच्छा, अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, शेप ऑफ पीक पे है। एनी सब्सटेंट दैट इंक्रीज द सिंगल बॉन्ड करैक्टर, कोई भी सब्सटेंट अगर वो सिंगल बॉन्ड करैक्टर को बढ़ा रहा है तो वो क्या करेगा, डिक्रीज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल, तो वो कार्बोनिल के बॉन्ड ऑर्डर को कम कर देगा। सो C डबल बॉन्ड और लोअर्स द फ्रीक्वेंसी, उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। यहाँ पर हमने एल्डिहाइड लिखा है 1730 पे और कीटोन 1715 पे, वो दिखाया गया है कि यहाँ पे सिर्फ एक साइड से जा रहे हैं और यहाँ से दोनों साइड से उसे डोनेशन दी जा रही है। ठीक है, डबल बॉन्ड करैक्टर तो बढ़ा है लेकिन डिस्टर्बेंस है, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई इसकी वैल्यू कम है और यहाँ से एक साइड से जा रहे हैं और कार्बोनिल वो बैलेंस हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड करैक्टर को बढ़ा देगा। ठीक है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन भी बढ़ जाएगा और लोअर द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और जो नेगेटिव होगा वो इससे अपोजिट करेगा। ठीक है,
यूजली द रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट सिमुलटेनियसली एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट दम। दोनों सिमुलटेनियसली काम कर रहे होते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर, तो हमें उनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। अगर हम अमाइड की एग्जांपल देखें तो अमाइड में क्या होता है, -I नाइट्रोजन का डोमिनेट कर जाता है उसके रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर। एंड सेम इन एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड की हमने पीछे एग्जांपल देख ली है, वहाँ दोनों में क्या हो रहा है, क्लोरीन और नाइट्रोजन, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, कीटोन 1715 पे है और अमाइड 1695 कम हो गई है उसकी यहाँ इससे भी, ठीक है, और इसकी 1800 बहुत बढ़ गई है। तो इन दोनों केसेस में हो क्या रहा है असल में, अमाइड का जो नाइट्रोजन है वो वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेड जो थी, लेकिन पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के ऊपर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया, डोमिनेट हो गया, ठीक है। रेजोनेंस तो हो रही है लेकिन रेजोनेंस अपना इफेक्ट दिखा रही है और उसकी वजह से जो इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट अपना रोल यहाँ पे ज़्यादा प्ले कर रहा है और क्लोरीन के केस में ज़्यादा प्ले कर जाता है, इस वजह से वहाँ पे वैल्यू 1800 है। अब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन एटम विद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब अगर हम देखें CH3 डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन CH3 डबल बॉन्ड OH के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इट इज़ मोस्टली अप्लाई ऑन द OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल के ऊपर ये मोस्टली अप्लाई होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल, अच्छा, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, वो फ्रीक्वेंसी को कम करती है, इसको हम आगे देखते हैं कि वो किस तरह से कम कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि अल्कोहल और फिनॉल एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक एसोसिएशन, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उनकी ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड आता है 350 पे। अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं वो पॉलीमेरिक एसोसिएशन में होते हैं, ठीक है, जैसे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रही होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो लेंथिंग द OH, जो OH बॉन्ड होता है उसकी लेंथ को बढ़ा देती है और फोर्स कांस्टेंट को क्या कर, जब उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, किसी चीज़ को आपने स्ट्रेच करके कर दिया है तो अब क्या होगा, उसका फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी और उसकी आपको फिर एनर्जी भी बहुत कम देनी पड़ेगी, ठीक है, एनर्जी कम देंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमने ऊपर लिखा है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली रिलेशन में, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर रही होगी। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स हैं पीक्स के लिए। अच्छा, पॉइंट ये है कि पहले है, अगर तो फंक्शनल ग्रुप, इफ पीक ऑफ फंक्शनल ग्रुप नॉट प्रेजेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप की कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, आपको पता चल, आपने जैसे ही आपके पास ग्राफ आया ना, अब आपने ग्राफ को कैसे देखना है, आपने देखा कि जैसे कार्बोनिल की पीक है, आपने देखा कार्बोनिल की पीक नहीं है, ठीक है, अगर 1700 या 1750 उस रेंज में आपको कोई पीक दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब क्या है कि फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल नहीं होगा वो, ठीक है, वो कार्बोनिल का नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इफ पीक ऑफ फंक्शनल ग्रुप नॉट प्रेजेंट, मोस्टली इफेक्टिव, ठीक है, लेकिन हम एफिशिएंट का वर्ड यूज नहीं करेंगे, मोस्ट इफेक्टिवली हम कहेंगे, मोस्ट इफेक्टिवली कि वो नहीं प्रेजेंट, ठीक है, कि वो नहीं है। इफ पीक प्रेजेंट, अगर अब हम कहते हैं कि कार्बोनिल की पीक प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो हम नॉट डेड श्योर, हम डेड श्योर नहीं है कि वो कार्बोनिल ही होगा, ठीक है। हमने देखा है कि 1730 पे हमने एसिटाइल क्लोराइड की आई थिंक देखी है कि वैल्यू उसकी भी वहीं पे आ रही होती है, मतलब किसी किस तरह से रिलेट और भी कर रही होती है, मतलब हम डेड श्योर नहीं कह सकते कि हाँ भाई यहाँ पे कार्बोनिल की पीक है तो वो कार्बोनिल ही होगा। ये भी हो सकता है कि वो डबल बॉन्ड की हो और डबल बॉन्ड के साथ कोई ऐसा ग्रुप लग गया हो या रेजोनेंस हो रही हो कि उसकी पीक 1700 पे आ रही है, इस तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मे बी प्रोबेबिलिटी होगी कि इट्स प्रेजेंट। हम कभी भी केमिस्ट्री के अंदर जब हम मोस्टली स्पेक्ट्रो के अंदर या कोई भी इस तरह का काम करें जिसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो जब तक हमारे पास कंफर्म्ड रिजल्ट्स नहीं आ जाते हम वर्ड मे बी ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मे बी प्रोबेबिलिटी हैव दैट इट्स प्रेजेंट एंड इफ पीक ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट हैव, मोस्ट प्रोबेबिलिटी हैव दैट इट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अगर तो पीक प्रेजेंट है तो हम कहेंगे मे बी प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रेजेंट है, और अगर पीक ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट तो हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट प्रेजेंट। अगर तो प्रेजेंट है तो फिर भी हम डेड श्योर नहीं होंगे, हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रेजेंट है, और अगर नहीं प्रेजेंट तो फिर हम थोड़ा सा ज़्यादा श्योर हो जाएंगे कि वो नहीं प्रेजेंट, ठीक है। इन कार्बोनिल केस यू कैन यूज वर्ड इसेंशियली, कार्बोनिल के केस में आप इसेंशियली का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बोनिल की पीक जो होती है वो शार्प पीक होती है और वो 1700 के पास ही आ रही होती है, तो इस वजह से उसका हम वर्ड क्या कर यूज़ कर सकते हैं, इसेंशियली यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। हाउ टू चेक ग्राफ, ग्राफ के अंदर 3 फोकल पॉइंट आपने रखने हैं।
फर्स्ट पोजीशन ऑफ पीक, पी की पोजीशन किस जगह पे है, मतलब जो पीक है उसकी वैल्यू जो हम कहते हैं 1700 पे या 1300 पे, उसकी पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। फिर उसकी इंटेंसिटी ऑफ पीक कितनी है, कि वो इंटेंस पीक है या लेस इंटेंस पीक है, ये चीज़ देखते हैं। और शेप ऑफ पीक, उसकी शेप किस तरह की है। अब यहाँ पे एक शार्प पीक दिखाई गई है, ठीक है, और एक ये दो जो हैं ये दोनों ही ब्रॉड पीक है, क्योंकि अब ये भी ब्रॉड है ये भी ब्रॉड है, ये नहीं कहेंगे कि ये शार्प है, ठीक है। शार्प जिसका एरिया कम है, और ब्रॉड कहते हैं एरिया अंडर द पीक, जिसका अंडर द एरिया ज़्यादा होगा उसको हम ब्रॉड पीक कहते हैं। उसकी शेप की बुनियाद पे तो नहीं कहते, लेकिन जो उसका अंदर एरिया होता है उस बेस के ऊपर हम कह रहे होते हैं। OH की जो पीक होती है वो ब्रॉड होती है, ठीक है। हमने तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखना है, पोजीशन, इंटेंसिटी और शेप को। बाय ब्रॉडर पीक वी जज द OH ग्रुप, अगर वो ब्रॉडर पीक होती है तो हम OH ग्रुप को जज कर लेते हैं। हाउ कैन ब्रॉडर पीक कम, ब्रॉडर पीक कैसे आती है। द पीक ऑफ OH, वैसे OH की जो पीक होती है वो 3600 पे आ रही होती है, लेकिन अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है तो उसकी हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो वो कहाँ पे पीक आएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होगी उसकी तो वहाँ 3000 पे आएगी। वाई इट गोज डाउन, ठीक है। इन एक्साइटेड स्टेट क्या हुआ, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और एनर्जी क्या होती है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, लेस फ्रीक्वेंसी रिक्वायर होगी, तो पीक क्या आएगी, ब्रॉड आएगी। पीक ब्रॉड आने की रीज़न भी हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है मेथनॉल की CH3OH, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। अच्छा, अब ये इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये एक चिलेशन दिखाई गई है, चिलेशन भी फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स है। अगर चिलेशन में हो रही है तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी, वैसे देखें हमने कहा कि OH कहाँ पे दे रहा होता है, 3000 पे दे रहा होता है, लेकिन चिलेशन भी है यहाँ पे तो वो और डिक्रीज करके 2800 पे ये पीक देगा। स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ प्रेजेंट है। अब हम रीज़न पढ़ते हैं ब्रॉडर बैंड क्यों आता है OH का। एक एग्जांपल लेते हैं कि जब वाटर का टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो वाटर के मालिक्यूल जो होते हैं वो सारे वेपोराइज हो जाते हैं, सारे वेपोराइज नहीं होते, क्योंकि सबको टेम्परेचर उतना नहीं मिलता। अ सेट ऑफ वेपोराइज या सेट ऑफ मालिक्यूल वेपोराइज होते हैं। सेम इसी तरह से जो CH3OH होता है उसमें सारे मालिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर लेते, और सबकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम भी नहीं होती, ऑल नॉट गेन इक्वल बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे ये मेथनॉल है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 के साथ अटैच है, ये 3 के साथ अटैच है, ऑल हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड, सो उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होगा, सो रिक्वायर्ड डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी और वो एब्जॉर्ब क्या होंगे, लेकिन एब्जॉर्ब नियर टू नियर पीक्स आ रही होंगी उनकी, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ पीक्स हो जाएगा। अब हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी लोअर हो जाती है, और पीक्स जब पास पास आती हैं तो वो क्या करती है, एक ब्रॉडर बैंड बना देती हैं इस तरह से। ये देखेंगे पीक करीब करीब आएंगे, क्योंकि किसी के 2 मेथनॉल है, किसी के 3 मेथनॉल है, लेकिन OH की पीक तो एक ही आनी थी ना, तो क्या हो गया, एक ब्रॉड पीक आई OH की। ये रीज़न है कि OH की पीक ब्रॉड क्यों आती है। If hydrogen bonding is not present then may be throw out same because they are not attached। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट ही नहीं है तो मे बी सारे मालिक्यूल जो हों वो सेम हो, क्योंकि वो अटैच ही नहीं है किसी के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारा, इफ OH इज हाइड्रोजन बॉन्डेड देन इट इज नियर 3000, और CH स्ट्रेचिंग जो होती है, अगर आपका OH हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो वो 3000 पे देगा और CH स्ट्रेचिंग भी 2900 पे देगी, तो हम उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस पॉइंट क्या होगा, OH की पीक ब्रॉड होगी और CH स्ट्रेचिंग की पीक क्या होगी, शार्प पीक होगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देना चाह रही हूँ। जैसे हम कहते हैं कि UV विजिबल जो है एक मोर वर्सटाइल और कन्वीनियंट टेक्निक है एज कम्पेयर टू फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। हैं तो दोनों फैक्टर्स ना। अब यहाँ पे हम फैक्टर्स देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फैक्टर्स हैं, सब इफेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर होते हैं जिनको हम कहते हैं ये ज़्यादा इफेक्ट, इनको हम ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स हम सारे पढ़ते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज होते हैं, लेकिन एक चीज़ की परसेंटेज ज़्यादा इफेक्ट होने की। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इज़ मोर वर्सटाइल देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट इतना माइंड के अंदर हो कि भाई फिर हम रेजोनेंस को भूल जाएं। हमने सारे इफेक्ट्स को इक्वली अप्लाई करके देखना है और फिर तरतीब देनी है कि रेजोनेंस पहले पे आती है, इंडक्टिव इफेक्ट बाद में है, और फिर हम जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ, ठीक है। और इन IR कम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट यूज़, IR के अंदर हम कम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं कम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट यूज़, क्योंकि हमारे पास ये है कार्बन डाइसल्फाइड,
कार्बन डाइसल्फाइड क्या करता है, वो ट्रांसपेरेंट देता है, मतलब अगर उसको आप एज अ सॉल्वेंट यूज़ करें तो आपका जो ग्राफ में ना 1333 तक जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे तो आपने जो सैंपल रखा है उसकी पीक आएगी, लेकिन उससे आगे ये जो रेड में मैंने ट्रांसपेरेंट लिखा है, ठीक है, फिर आगे मैंने लिखा है नॉट ट्रांसपेरेंट। तो इस जगह पे क्या होगा, जहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, अच्छा यहाँ तक तो वो CS2 सैंपल की पीक देगा, लेकिन आगे उसकी अपनी पीक भी आना शुरू हो जाएगी साथ, तो फिर हम सैंपल को इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वो क्या करता है, वो 1333 के आगे ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उससे पहले ट्रांसपेरेंट नहीं है। जो मैंने 6 to 5 और 4000 मेंशन किया हुआ है, उससे पहले वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इससे पहले वो सैंपल के साथ पीक देता है और फिर आगे सिर्फ सैंपल की आती है। तो यहाँ पे भी हमारे साथ डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों का यूज़ करते हैं कम्बिनेशन। तो क्या होता है, वो एक दूसरे के ये वाले इफेक्ट और ये वाले इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और हमारे पास सैंपल की क्लियर पीक आती है। अच्छा, अब है कि IR इज बेस्ट बिकॉज रनिंग कॉस्ट इज लो, रनिंग कॉस्ट इज लो। फिर क्वेश्चन है व्हाई यूज डायमंड इन IR एंड व्हाई इट लस्ट्रस। वो लस्ट्रस क्यों है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो है वो सो हाई, बहुत ज़्यादा है। द लाइट एंटर्स, एक बार लाइट उसके अंदर आती है फिर वो चिंग 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 मतलब सॉरी मतलब उसके अंदर वो मूव करती रहती है, ठीक है। और हर एंगल से रिफ्लेक्ट होने के बाद द रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, जब वो एक बार एंटर हो जाती है उसके बाद वो इतना रिफ्लेक्ट होती है एज हाई, जितना वो हो सकती है, वो उसके बाद वो निकलती है, मतलब एक ज़्यादा अरसा वो उसके अंदर लगाती है। तो उस क्या होगा, इसलिए हम कहते हैं कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है। ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट हैज़ लॉन्ग टाइम इन द सैंपल, ठीक है, वो सैंपल के अंदर ज़्यादा अरसा रहेगी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड की यहाँ पे डायग्राम बनाई गई है। ये डायमंड है समझें, और ये लगा हुआ है, ये आई है रे, और ये इसके अंदर ऐसे 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 हुई है और भी गई है। अच्छा, एंगल स्ट्रेन, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल स्ट्रेन। और ये भी इफेक्ट दिखाता है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि कौन सा फैक्टर कितना इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अब है अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 1700 पे पीक तो प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो एस्टर की भी हो सकती है, क्योंकि एस्टर के अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड के अंदर भी है, कीटोन के अंदर भी है, ठीक है। तो हम उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं। उस क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कुछ टर्म्स हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है, वो हम करने लगे हैं। सम इफेक्ट वी लर्न, कुछ इफेक्ट्स को हम लर्न करने लगे हैं। अच्छा, विच चेंजेस अकर विद एंगल, जब एंगल समझो आप साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक 5 मेंबर रिंग है, एक 6 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, तो क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एंगल 120 था, 109 हो गया, 90 हो गया, 60 हो गया, ठीक है। लेकिन द बॉन्ड वांट टू स्टेबल एट 120, जो आपका बॉन्ड है वो 120 पे स्टेबल होना चाह रहा है। एंड स्ट्रेन अकर, तो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेन आ जाती है। When angle deviate from the 120 then it is less stable, तो वो क्या हो जाता है, वो लेस स्टेबल हो जाता है जब वो 120 से डेविएट करता है। द नेक्स्ट, अच्छा, अब ये हमारे पास 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। ये ऐसे करके ये 6 मेंबर रिंग दिखाई गई है, ये 5 मेंबर है, ये 4 मेंबर है, ये 3 मेंबर है। और मैंने सबसे पहले आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे एंगल 120 है, ये 109, 90 और एंगल क्या हो रहा है, 60 कम हो रहा है, ठीक है। जब एंगल कम होता है तो यहाँ ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला CH2, ये यहाँ जहाँ पर मैंने H दिखाया है, ये वाला जहाँ पर H रेड कलर में लगा हुआ है, ये वाला जो CH2 है, इस बॉन्ड के अंदर S करैक्टर भी है, P करैक्टर भी है। ये अपने P करैक्टर को इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है, द नेक्स्ट CH2 बॉन्ड इज वीक हो जाता है, क्योंकि वो अपने S एंड P उसके स्टेबल हो जाते हैं। द P इज मोर शिफ्ट टू बॉन्ड, वो चला जाता है। तो क्या होता है, एम्पलीट्यूड कम हो गया और S करैक्टर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। एंगल स्ट्रेन जब होता है तो मोर एस करैक्टर हो जाता है, वो न्यूक्लियस के करीब हो गया, एम्पलीट्यूड कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखें यहाँ पे वैल्यू थी 1715, जी मैं करीब जाके दिखाती हूँ। फर्स्ट 6 मेंबर की वैल्यू थी 1715, और फिर जब 5 मेंबर हुआ तो वो 1740 हो गई, और फिर 1775 और फिर 1820, ठीक है। अच्छा, फिर आगे है मोर एस करैक्टर इन कार्बोनिल, सो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है।
कार्बोनिल हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और यहाँ पर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी 120 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम ट्राइंगुलर प्लेनर कहते हैं, वो लिखा हुआ है। अब है हमारे पास ओवरटोन क्या होती है। ओवर टाइम जैसे सी डबल बॉन्ड हो, सम टाइम गिव ओवरटोन, ठीक है, ये ओवरटोन भी देता है। ओवरटोन क्या होती है, सम टाइम इज हेल्पफुल, कभी कभार ये हेल्पफुल होती है, कभी कभार नहीं, ठीक है। जैसे हम किसी दो को आइडेंटिफाई करना है, अगर तो वो फंक्शनल ग्रुप से हो, कभी कभार तो ओवरटोन हेल्पफुल होती है जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप इनफ नहीं होता डिफ्रेंसिएशन के लिए, ठीक है, फिर हम ओवरटोन को यूज़ करते हैं। इस तरह से ओवरटोन, कम्बिनेशन बैंड, कपलिंग, डिफरेंस बैंड, ये एक्स्ट्रा बैंड्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, मोस्टली ऑफ लो इंटेंसिटी, और ये सब बैंड्स क्या होते हैं, लो इंटेंसिटी के होते हैं, ठीक है। अब इस तरह से होता है, अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये जो बनाई गई है, ये इसमें V0, V1 और V2 मतलब फ्रीक्वेंसी का सिंबल लिखा गया है, मैं से V बोल रही हूँ, सॉरी। तो अब यहाँ पे हमारी समझो अगर वो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे गया और उसने 1200 फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी इतनी ली है, और ये 1200 पे उसकी पीक आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर वो दो लेवल इकट्ठे एक्साइटेड स्टेट के कर लेता है तो क्या होगा, 12 और 12 मतलब 24 के करीब वो एक और पीक देगा, ठीक है। जिसकी पीक 1200 पे आनी चाहिए थी वो 24 पे एक और पीक देगा, सही। अब इसके बाद हमारे पास है कम्बिनेशन बैंड, ठीक है। कम्बिनेशन बैंड होता है वन क्वांटम एब्जॉर्ब, एक क्वांटम एब्जॉर्ब हुआ है, उसके बाद वो ही एक्साइटेड हो गया, ठीक है। मतलब वो 900 पे एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद वो एक्साइटेड हो गया 1000 का उसने किया, तो इसका मतलब 900 पे तो उसकी पीक आएगी, साथ वो 1900 पे देगा, मतलब 1000 एब्जॉर्ब इन टू प्लेसेस। एक तो उसकी 1000 था, ठीक है, मतलब 900 उसने एक्साइटेशन में लिया है, तो एक उसकी 1900 पे आएगी, एक 1000 पे आएगी, ठीक है। कम्बिनेशन बैंड कंबाइन हुआ है, तो वहाँ पे एक क्वांटम एब्जॉर्ब भी हुआ है और एक्साइटेड भी हुआ है। अब हमारा है डिफरेंस बैंड, टू फ्रीक्वेंसी मर्ज हुई हैं, देन वो माइनस हुई हैं, तो रिजल्ट में क्या होगा, जैसे 2000 में से 800, दो फ्रीक्वेंसी मर्ज हुई और उसमें फिर आपस में माइनस हुई तो 1200, मतलब उनकी एक 1200 पे भी पीक आ रही होगी, जिसे हम डिफरेंस बैंड कहेंगे कि उसका डिफरेंस बैंड है, ठीक है। ये बहुत कम आते हैं लेकिन फिर भी हम इनको पढ़ेंगे। अब फर्मी रेजोनेंस और कपलिंग में हम थोड़ा डिफरेंस करने लगे हैं क्योंकि ये करीब करीब होती हैं। वाइब्रेशन, कपलिंग की पहले डेफिनेशन है, वाइब्रेशन टेक प्लेस बिटवीन टू बॉन्ड वाइब्रेट विद सिमिलर फ्रीक्वेंसी, दो बॉन्ड जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, सिमिलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं दोनों, ठीक है। और प्रोवाइडेड दैट बॉन्ड्स आर रीजनेबली क्लोज टू ईच अदर, वो दोनों क्लोज भी हैं मॉलिक्यूल में, तो वो कपलिंग होगी, फिर वो दोनों कपल कर जाएंगी आपस में। जैसे ये वाला कार्बोनिल, ये वाला कीटोन सी डबल बॉन्ड हो इस साइड पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है, ठीक है। ये सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों दिखाई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम, इस साइड पे भी सेम, ठीक है। टू कीटोन सेपरेटेड बाय वन कार्बन, दो कीटोन एक से कार्बन से सेपरेट है। अच्छा, अब यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी यहाँ पे भी है, ये हमें पता है एक किस पे दे रहा होता है, अगर एक डबल बॉन्ड होता है तो वैल्यू कहाँ पे आती, 1650 पे आनी थी, लेकिन दो होने की वजह से, कपलिंग की वजह से 1950 पे दे रहा है दोनों बैंड, ठीक है। इसी तरह से ये है, इनको सिंगल बॉन्ड सेपरेट कर रहा है, ये 1590 पे दे रहा है। लेकिन जब हम फर्मी रेजोनेंस की सॉरी कपलिंग जब इस तरह डबल कॉन्जुगेशन में पहुंच जाती है ना, इस तरह से डबल बॉन्ड सी और ये दिखाई गई है आगे, आई थिंक इसको स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं हम इसके लिए, N9, इस टाइम मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो जब ये वाला केस हो जाता है ना, तो फिर हम थोड़ा आगे को मूव करते हैं फर्मी रेजोनेंस की तरफ, ठीक है। कपलिंग कैन टेक प्लेस बिटवीन फंडामेंटल एंड ओवरटोन, अगर तो कपलिंग हो गई है, एक फंडामेंटल थी जो फंक्शनल ग्रुप की जिसे हम कहते हैं मेन थी, ठीक है, वो और ओवरटोन दोनों आपस में मर्ज हो गए हैं, ठीक है। कपलिंग कैन टेक प्लेस बिटवीन फंडामेंटल और ओवरटोन ऑफ सम या सम अदर सच, इसको हम फर्मी रेजोनेंस कहेंगे। उनकी सिमेट्री सेम होगी और वो क्लोज टू ईच अदर होंगे, ठीक है। ये टर्म्स थी जो इसके लिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी, और इंशाल्लाह हम अपने मेन कंसेप्ट्स कर चुके हैं IR के, और नेक्स्ट हम जो है वो एल्डिहाइड, कीटोन और जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनको हम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।